Good morning, everyone. Today we will continue over the previous topic that we were discussing, that is pronoun. हमने प्रोनाउन में डिस्कस किया था एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब डेमोस्ट्रेटिव को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और देन वी विल सी. अब देखो, अदर और सो, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है तुम्हारे. अगर मान लो किसी भी सेंटेंस में मैनी अदर है, ऑल अदर है, सच अदर है, सेवरल अदर है, सम अदर है, फ्यू अदर है, वो हमेशा प्लूरल नाउन लेंगे और प्लूरल वर्ब लेंगे. दे विल टेक प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब. ठीक है. जैसे मैनी अदर आ गया तो वो क्या लेगा, प्लूरल नाउन या सिंगुलर नाउन? प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन के लिए बॉयज आएगा या बॉय आएगा? बॉयज आएगा. और प्लूरल वर्ब लेंगे, अगर बॉयज आए तो आर आएगा, इज आएगा? आर. तो आर आएगा. ऐसे होगा. मैनी अदर, सेवरल अदर, ऑल अदर, ये सब किसी भी सेंटेंस में है अदर के साथ, तो वो प्लूरल नाउन लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा. क्लियर? अब देखो, अब एक सो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एक कंजक्शन भी होता है, कंजंक्शन, और एक प्रोनाउन भी होता है, एज ए प्रोनाउन भी यूज होता है. अगर सो एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है तो उसकी जब हम हिंदी करेंगे तो उसकी हिंदी बनेगी वैसा और वैसे ही. क्या बनेगी? वैसा और वैसे ही. अगर वो जब एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा है, कंजंक्शन होता है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है, अगर वो एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा है तो उसकी हिंदी बनेगी इसीलिए, इसलिए. क्लियर? अब जब सो एज ए प्रोनाउन यूज होगा तो उसमें एक इन्वर्जन का केस आता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है इंग्लिश में. इन्वर्जन का केस क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी लेकिन वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा. जनरली जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है वो क्या बनता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. लेकिन जब सो एज ए प्रोनाउन यूज होगा, वैसा वैसे ही हिंदी करके देखेंगे जब आएगा, तो वो इन्वर्जन का केस होगा. हेल्पिंग वर्ब अगर पहले भी आती है सब्जेक्ट के तो वो इंटेरोगेटिव नहीं बनेगा. क्लियर? जैसे देखो, ही राइट्स वेल, वह अच्छा लिखता है. सो डज शी, वैसे ही वो अच्छी लिखती है. ठीक है. जैसे वो अच्छा लिखता है वैसे ही वो लड़की भी अच्छा लिखती है. तो ये क्या है? डज, हेल्पिंग वर्ब. शी क्या है? सब्जेक्ट उस लड़की के लिए. तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से क्या है? पहले है. तो होना चाहिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस. लेकिन जब सो एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है, इन्वर्जन का केस लगेगा. यहां पे ये एक्सेप्शन है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, ये नॉर्मल सेंटेंस की तरह ट्रीट होगा. और जब सो वैसा या वैसे ही की हिंदी देगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लगेंगे, रखेंगे. ठीक है. अब देखो, शी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है. सो डू आई, मैं भी अच्छा गाता हूं. होना चाहिए था सो आई डू नॉर्मल केस में, लेकिन ये इन्वर्जन का केस है सो के केस में. तो सो का याद रखना. अच्छा, अदर का याद रखना, मैनी अदर, ऑल अदर, सेवरल अदर, इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब. सो अगर एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है, उसकी हिंदी वैसा या वैसा ही आ रही है, तो वो इन्वर्जन का केस लेगा. हेल्पिंग वर्ब के पहले, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी और वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, नॉर्मल सेंटेंस होगा. अब सो जब ऐसे कंजंक्शन यूज होगा, जिसकी हिंदी करके देखेंगे तो क्या बनेगा? इसलिए. हिंदी क्या बनेगी? इसलिए. तो वो नॉर्मल केस लेगा. नॉर्मल केस मतलब सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आएगी. जब वो हिंदी करके देखेंगे वैसा या वैसा ही, तो वो हेल्पिंग वर्ब किससे पहले आएगी? सब्जेक्ट से. लेकिन जब उसकी हिंदी करके देखेंगे इसलिए बनेगी हिंदी, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब. जैसे आई लाइक इंटेलिजेंट पीपल, मुझे इंटेलिजेंट जो बुद्धिमान लोग हैं वो पसंद आते हैं. आई लाइक इंटेलिजेंट पीपल. सो आई टीच देम, इसीलिए मैं उनको क्या करता हूं? पढ़ाता हूं. तो इसी हिंदी क्या बन रही है? इसलिए. इसलिए मैं उनको पढ़ाता हूं. तो सो के बाद सब्जेक्ट आया और फिर वर्ब आई. और जब ये हिंदी बन रही थी वैसे वैसे ही, तो पहले वर्ब आ रही थी, बाद में सब्जेक्ट आ रहा था. ये इन्वर्जन का केस था इंग्लिश में. क्लियर? समझ आ गया? सो भी एक प्रोनाउन है, अदर भी एक प्रोनाउन है, उसके बाद सो एक कंजंक्शन भी है. अगर वो कंजंक्शन की तरह यूज होगा, कंजंक्शन की तरह यूज होगा तो इसलिए की हिंदी देगा. उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब आएगा. अगर वो एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है
और वो इन्वर्जन का केस बनेगा। ठीक है, अब ये आरएमएस में ये क्वेश्चन आया था, ही वॉक्स फास्ट सो आई डू, ये क्वेश्चन था। मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है मुझे, मतलब इस टाइप का था। ठीक है, अब तुम्हें पता चला कि यार वो तेज भागता है, ये कहना चाह रहा है वैसे ही मैं भागता हूं तेज, कहना चाह रहा है वैसे ही, इसलिए तो होगा नहीं, वह तेज भागता है इसलिए मैं भागता हूं, वैसे ही मैं भागता हूं, कंपेयर कर रहा होगा उसको। तो यहां पे क्या एरर है, ये गलत है, इसमें कन्वर्जन का केस लगेगा तो सो डू आई आएगा, तो ये सही होगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी लेकिन फिर भी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा, नॉर्मल सेंटेंस रहेगा। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, उसमें मे पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब है मे, एक सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब, स्टिल वो एक नॉर्मल ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव में नहीं रखते हैं उसको। क्लियर? अब चलते हैं आगे। अब देखो, अगर इट के आगे ऐसे लगा हुआ है, इट एपोस्ट्रोफी एस, इसके तीन मीनिंग है। इट इज भी आ सकता है ये, वोज भी हो सकता है ये, और हैज भी हो सकता है ये, अगर इट के साथ ऐसे लगा हुआ है। अब तुम्हें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन, तुम्हें देखना है कि इज आएगा, वोज आएगा या हैज आएगा। क्लियर? जैसे इट इज रेनिंग नाउ, कब की बात कर रहा है, अभी की, और ये वाला स्ट्रक्चर दे रखा है इट्स, तो अभी की बात कर रहा है तो प्रेजेंट की बात, और प्रेजेंट में काम उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो कंटिन्यूअस टेंस, तो इज आएगा, वोज आएगा या हैज आएगा, इज, प्रेजेंट की बात है तो इज। अगर ये होता है इट इट्स रेनिंग यस्टरडे, कल की बात हो रही है, कल उस पॉइंट पे काम कंटिन्यू था, तो इज आएगा, वोज आएगा या हैज आएगा, वोज, तो यहां पे वोज हो जाएगा। इट हैज रेन्ड, इट हैज रेन्ड होगा फिर यहां पे, मतलब थर्ड फॉर्म हो जाएगी, इट इज रेनिंग, इट हैज रेन, तो इस टाइप से ये हैज हो जाएगा, तो थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे टेकन आवर लंच, या वी हैव, ये तो चलो इट्स का छोड़ो, ये वाला बन ही नहीं रहा, मतलब ये रेन से रिलेट कर लेना। मतलब अगर हैज आएगा, जहां कंटिन्यू नहीं होगा, जहां आगे आईएनजी वगैरह नहीं होगी, तो इज और वोज की जगह हैज आ जाएगा वहां पे। क्लियर? सिंपल है, इतना मतलब टफ नहीं है। अब देखो, इट्स होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तुम्हारे लाइन मैंने बताया था, माई, ओवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, थर्ड लाइन में था। थर्ड लाइन उस टेबल की क्या थी? पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब है वो अपने साथ हमेशा क्या लेगी? नाउन लेगी, तुरंत बाद। तो अगर ये इट्स है तो इसके तुरंत बाद इट्स लेग नाउन आएगा, इट्स लेग्स उसकी टांगे, उसकी टांग, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी, ये है, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन जो वर्ब आएगी आगे वो अकॉर्डिंग टू लेग आएगी, इट्स लैक इज, आगे इज आएगा। अगर ये आता तो इट्स लैक्स आर, उसकी टांगे, तो प्लूरल हो जाता। ठीक है, जो हमारे जो वर्ब लगती है आगे वो अकॉर्डिंग टू नाउन लगती है, ना कि अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन पहले आए थे, नाउन को हमेशा प्रायोरिटी पे रखेंगे। ठीक है, अब देखो इट्स कलर, इट कलर, इट कलर सही होगा? नहीं, उसके बाद में नाउन आया है, तो नाउन से पहले कौन सा केस आएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव का। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में इट का क्या होता है, अगर उस थर्ड लाइन में जाएंगे तो इट्स, तो इट्स कलर, ये सही होगा और ये गलत होगा। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हैं आगे, ज्यादा आगे चले गए थोड़ा। अब ये देखो, इनडेफिनाइट प्रोनाउन, नेक्स्ट है हमारा इनडेफिनाइट प्रोनाउन।
डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया जो डेमोस्ट्रेट करे, दिस दैट दीज दोस। सो हो गया, सो अगर एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है तो इन्वर्जन का केस है, मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। उसके बाद सो अगर कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है इसलिए कि हिंदी दे रहा है तो वो कंजंक्शन है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी। ठीक है। उसके बाद हमने इट इट्स का देख लिया, अगर इट के आगे पोस्ट ऑफ एस है तो उसके तीन मतलब बनते हैं, इज वॉज और हैज, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम लगा देंगे सेंटेंस पढ़ के। उसके बाद हमने इट्स देख लिया एज ए पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसके तुरंत बाद नाउन आएगा, जो वो नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। अगर इट्स लेग है तो सिंगुलर वर्ब, इट्स लेग्स है तो प्लूरल वर्ब। ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इनडेफिनाइट प्रोनाउन होता है जो इनडेफिनाइट हो, जो डेफिनाइट ना हो, विच इज नॉट डेफिनाइट। अब मेरा इससे मतलब क्या है विच इज नॉट डेफिनाइट से? जिसका हमें पता ना हो कि कोई भी काम किया वो किसने किया। ठीक है। जैसे एवरीबडी, नोबडी, समबडी, सेवरल, एनफ, बोथ, मैनी, सच। हमें नहीं पता एग्जैक्ट। मैंने बोला समवन हैज स्टोलन माई पर्स, मैंने बोला समवन हैज स्टोलन माई पर्स, तो मुझे नहीं पता किसने स्टोल किया। वो समवन क्या है? इनडेफिनाइट है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता है किसने स्टोल किया। ठीक है। ये है इनडेफिनाइट प्रोनाउन। अब इनके कुछ एनफ, बोथ, ऑल, मच, मैनी, ये इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चंस आते हैं तो इनका वो देखेंगे। सबसे पहले एनफ या इनफ। इनफ होता है संख्या में पर्याप्त। क्या होता है? मतलब मेरे पास इनफ सामान है तो संख्या में पर्याप्त। ठीक है। और मात्रा में पर्याप्त, मतलब ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए आ सकता है एनफ। संख्या होती है हमेशा काउंटेबल नंबर, और मात्रा होती है क्वांटिटी अनकाउंटेबल। मिल्क एक मात्रा है, संख्या जैसे बॉयज संख्या है। ठीक है। अब देखो एनफ के बाद अगर ये मात्रा वाला है, किस वाला है? मात्रा वाला, मतलब अनकाउंटेबल है अगर, तो उसके बाद सिंगुलर यूज करेंगे एनफ वोटर, मतलब एनफ के साथ। और ये तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, वोटर्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अनकाउंटेबल में एस और एस लगा ही नहीं सकते हम, तो एनफ वोटर होगा। अगर मान लो ये संख्या वाला है तो हम इसके साथ प्लूरल यूज करेंगे, एनफ बुक नहीं होगा, मतलब एक बुक कैसे पर्याप्त हो सकती है? एनफ बुक्स हो जाएगा, मतलब हमारे पास पर्याप्त बुक्स हैं, बुक्स सही होगा। ठीक है। अगर वो अनकाउंटेबल है तो उसमें एस नहीं लगेगा, सिंगुलर आएगा पीछे। अगर वो काउंटेबल है जिसको हम गिन सकते हैं, अगर एनएफ आया तो प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है। अब देखो आगे का, एनएफ के बाद नाउन आता है हमेशा, एनएफ से पहले नाउन नहीं आता है। अगर एनएफ से पहले नाउन है तो वो गलत होगा। नाउन कब आता है? एनएफ के बाद, एनएफ वोटर, एनएफ बॉयज, एनएफ बुक्स, इस टाइप से। वी हैव एनफ बॉयज इन आवर हॉस्टल, हमारे पास पर्याप्त हैं बॉयज हॉस्टल में, तो हमेशा एनफ के बाद क्या आएगा? नाउन। नाउन एनफ से पहले आ सकता है, ऐसे हो सकता है जैसे बुक्स एनफ, ये हो सकता है नाउन से, नाउन पहले आ गया एनफ के? नहीं। अगर होगा तो हमेशा क्या होगा? एनफ बुक्स। और एग्जाम में वो ये लिख सकता है, ध्यान रख लेना इसको, पोजीशन चेंज कर सकता है एनएफ की। एक ये ध्यान रखना है, एनएफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो हम सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करेंगे, एनएफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आएगा या संख्या की बात होगी तो हम प्लूरल की तरह यूज करेंगे। क्लियर? और ये कौन सा प्रोनाउन है एनएफ? और ये इनडेफिनाइट, मतलब हमें एग्जैक्ट नहीं पता कितना है। मैंने बोला वी हैव एनफ बॉयज इन अवर हॉस्टल, हमें नहीं पता है कितने, एनफ है पर जितने हैं पर्याप्त है हमारे। ठीक है। इस टाइप से आई हैव एनफ मिल्क टू ड्रिंक, तो मेरे को नहीं पता कितना मिल्क है उस मग में, लेकिन जितना है मेरे लिए काफी है, तो एग्जैक्ट नहीं पता है, तो एनफ, एवरीबडी, समबडी, इस टाइप के इनडेफिनाइट जो इसका हमें एग्जैक्ट ना पता हो। ठीक है। अब देखो नाउन हमेशा एनफ के कब आता है? बाद। लेकिन एडजेक्टिव हमेशा एनफ के क्या आता है? पहले। एडजेक्टिव कब आएगा? पहले, नाउन बाद में। याद करने का तरीका, नाउन पहले आया, एडजेक्टिव पहले आए,
ग्रामर में, नाउन पहले आया। लेकिन इस एनफ वाले केस में मन में मान लेना नाउन पहले आया, लेकिन हम इसको बाद में मानेंगे। क्या मानेंगे? बाद में। एनएफ के केस में उल्टा कर देंगे और एडजेक्टिव पहले। मतलब मैंने ऐसे याद किया था, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का। ए थोड़ा होता है मतलब एक, लेकिन उसके बाद हमेशा क्या आती है? प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। लेकिन द नंबर के साथ क्या आते हैं? सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। ए वैसे दिखने में छोटा है लेकिन उसके साथ प्लूरल आते हैं, तो मैंने उल्टा करके याद किया था ऐसे। तो सेम नाउन एनएफ के बाद आएगा, एडजेक्टिव पहले। जैसे हम बोलते हैं लाइन ही इज गुड एनफ, वह अच्छा है, ही इज गुड एनफ। तो गुड क्या है? एक एडजेक्टिव, और एनफ क्या है? एक नाउन। नाउन नहीं, सॉरी, ये प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? इंडेफिनाइट प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव हमेशा पहले आएगा, नाउन बाद में आएगा। ठीक है। जैसे अगर बोले ही इज गुड एनफ गुड, तो ये गलत हो जाएगा। एडजेक्टिव कुछ भी लगाना है ऑनलाइन वालों को भी, तो गुड एनफ होगा, मतलब एडजेक्टिव एनफ से पहले आएगा। अगर नाउन लगाना है एनफ मिल्क, एनफ बॉयज, एनफ बुक्स, एनफ वाटर, तो वो बाद में आएगा नाउन। ठीक है, ये है ही हैज एनफ फूड या ही हैज फूड एनफ। फूड क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन है? नाउन है। फूड नाउन है, तो नाउन कब आएगा? एनफ के बाद में या पहले? नाउन बाद में आएगा। तो ही हैज एनफ फूड, उसके पास पर्याप्त फूड है खाने के लिए, जितना उसको चाहिए। अगर वो फूड एनफ होगा तो ये गलत हो जाएगा, मतलब नाउन पहले आ जाएगा। तो अगर फूड ही हैज फूड एनफ, तो वो गलत होगा। ठीक है। लेकिन मैं बोलूं ही इज गुड एनफ, तो वो ठीक होगा, क्योंकि गुड क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पहले आएगा। समझ आ रहा है? क्लियर? नकुश, भाविक, समझ आ रहा है? नाउन बाद में एनफ के और एडजेक्टिव पहले, अगर सेंटेंस में। तो हम पेपर में आएगा तो वो ऐसा आएगा कि नाउन को पहले कर देगा शिफ्ट, या एडजेक्टिव को बाद में कर देगा, पोजीशन चेंज कर देगा वो। तो हमें समझना है उस चीज। अब देखो बोथ एंड ऑल। बोथ क्या होता है? दोनों। ऑलवेज क्या होगा? प्लूरल वर्ब लेगा, क्योंकि बोथ का मतलब ही दो है, तो दो का मतलब एक से ज्यादा कितना होता है? प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे बोथ के साथ सिंगुलर नाउन आएगा, अगर एज वेल एज एंड से जुड़ा है, सिंगुलर नाउन है, फिर भी मतलब कुछ भी है, बोथ एंड, तो प्लूरल वर्ब हमेशा प्लूरल लेगा वो। अगर बोथ ऑफ है तो भी प्लूरल प्रोनाउन आएगा, क्योंकि मैंने बोला था ऑफ वाले केस में वन ऑफ, आइदर ऑफ, तो पीछे लोगों में से चुनेंगे हम, तो थोड़ा जो नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? प्लूरल। क्योंकि वन ऑफ द स्टूडेंट बोलूं मैं, एक स्टूडेंट में से एक तो नहीं चुन सकते ना, तो चुनेंगे कितनों में से? ज्यादा में से। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से एक। लेकिन वो वन मेन है, तो इसके लिए वर्ब वन के अकॉर्डिंग आएगी, इज या इज आएगी, आर नहीं आएगी। स्टूडेंट्स में से एक, मतलब नाउन प्लूरल आएगा। ठीक है, ये हो गया बोथ के साथ। बोथ रोहित एंड सोहित, तो यहां पे आर आएगा, दोनों की बात हो रही है। और बोथ के साथ जनरली एंड आता है। क्या आता है? एंड। पेपर में बोथ के साथ अगर और दिखे तो वो गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। बोथ और एंड का एक कॉम्बिनेशन होता है। बट ऑल्सो, नॉट ओनली का एक कॉम्बिनेशन होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नाइदर, नीदर, नोर का एक कॉम्बिनेशन होता है, और आइदर और का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। अब देखो बोथ नॉट या नाइदर, बोथ ऑफ द बॉयज, बॉयज में से कोई भी नहीं, बोथ मतलब दोनों ही, आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, ये गलत होगा। बोथ को हम नोट की तरह यूज नहीं करेंगे, बोथ को हम नोट की तरह यूज नहीं करेंगे। अगर मना करना है, बोथ कितने के लिए आता है? दो के लिए। नीदर कितनों के लिए आता है? दो के लिए। कल ही बताया था, इधर और नीदर दो के लिए, नन दो से ज्यादा के लिए, और ऑल दो से ज्यादा के लिए। तो अगर दो के लिए वो आ रहा है तो उसकी जगह बोथ नोट की जगह हम नीदर यूज कर लेंगे। जैसे बोथ ऑफ द बॉयज आर नॉट स्पीकिंग, बोथ के साथ नोट नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब ये है, नीदर ऑफ द बॉयज इज स्पीकिंग, ये आंसर हो जाएगा। अब नीदर ऑफ द बॉयज में से कितने बॉयज में से छाटा होगा हमने? ये दो में से। और यहाँ पे ये इसके हिसाब से आते, तो ये सिंगुलर होता है, तो ये बता रखा है मैंने तो। ठीक है। अब देखो ऑल होता है तीन या उससे अधिक के लिए। बोथ कितनों के लिए होता है? बोथ राम एंड श्याम आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। उससे बेटर सेंटेंस है नीदर राम नोर श्याम स्पीकिंग इंग्लिश।
इज स्पीकिंग इंग्लिश, सिंपल। नीदर में ही नोट आ गया, ठीक है, नीदर में अंदर ही नोट होता है, वो मना ही कर रहा है नीदर। क्लियर, अलग से नोट लगाने की जरूरत नहीं है। ऑल के साथ क्या आएगा? प्लूरल नाउन, और उसके बाद क्या आएगी? प्लूरल वर्ब। ऑल के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन है पीछे, जैसे यहां पे एनफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन था, तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, ठीक है। देखो, ऑल द बॉयज, सारे लड़के, कौन सा नाउन आया, प्लूरल या सिंगुलर? प्लूरल। आर हैप्पी, प्लूरल वर्ब आ गई, सही है सेंटेंस। वोटर, अब आ गया अनकाउंटेबल नाउन ऑल के बाद। ऑल के बाद कौन सा नाउन आ गया? अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल है तो उसमें एस और एस हम नहीं लगा सकते, तो ऑल द वोटर। तो अब अनकाउंटेबल आएगा तो इज आएगा या आर आएगा? इज। अनकाउंटेबल है तो हमेशा सिंगुलर चलेगा, अनकाउंटेबल है तो हमेशा सिंगुलर चलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑल कितनों के लिए आता है? 3 या उससे ज्यादा के लिए। अगर 2 की बात हो रही है तो क्या आएगा? बोथ। 2 की बात आ रही है तो आइदर, नाइदर, ये सारे 2 के लिए आते हैं। अब ऑल प्लस एडजेक्टिव, अगर ऑल के साथ कोई भी एडजेक्टिव लगाया गया आगे सेंटेंस में, ऑल के साथ अगर एडजेक्टिव लगाया गया है तो वो कंप्लीट की सेंस देता है। ही इज ऑल मैड, मतलब पूरी तरीके से पागल है वो, कंप्लीट पागल है। ही इज ऑल मैड, मैड क्या है? एक एडजेक्टिव है, तो वो कंप्लीट की सेंस देता है, मतलब 1% भी ठीक नहीं है वो। एक होता है ना बंदा कोई पागल है यार, 50% पागल है, 40% पागल है, अगर ऑल मैड आ गया तो मतलब वो कंप्लीट पागल है, ठीक है। अब मैं रिवाइज करवाता हूं थोड़ा। एनफ के बाद नाउन लगता है, एनफ से पहले एडजेक्टिव लगता है। एनफ के बाद अगर वो गिन सकते हैं, काउंटेबल है, तो प्लूरल आएगा, जैसे एनफ बॉयज। अगर वो नहीं गिन सकते तो सिंगुलर आएगा, एनफ वाटर। उसके बाद हमारे पास है बोथ एंड ऑल, बोथ 2 के लिए आता है। बोथ के बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब आएगा। बोथ के बाद मतलब अगर एज ए एंड लगाना है तो सिंगुलर नाउन आएगा। बोथ राम, राम से नहीं होगा। बोथ बॉय, बोथ ही एंड, तो इस टाइप से सिंगुलर रहेगा, इस टाइप से है। बोथ ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, या आइदर ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। बोथ ऑफ के बाद भी, नीदर ऑफ के बाद भी, वन ऑफ के बाद भी, किसी के साथ भी ऑफ लग रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा में से एक की बात कर रहे हैं। इंपोर्टेंट वो एक है, वर्ब उस एक के हिसाब से आएगी, लेकिन आगे प्लूरल नाउन आएगा, ये रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो ये चीजें हैं, जो रूल्स हैं कि इसके बाद ये आ रहा है इंग्लिश में, बोथ के बाद एडजेक्टिव पहले आ रहा है, नाउन बाद में आ रहा है नफ के, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको याद जितने हो रहे हैं कर लो। जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इनके, तो हम बार बार जब इन चीजों को रिवाइज करेंगे, अपने आप माइंड में बैठ जाएंगे, ठीक है। अब मेरे को पता है, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, व्हेन आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो वी गेट ना, हम बहुत सारे सेंटेंस देखते हैं डेली, तो हमें जैसे अगर मेरे को एज ए टीचर रूल्स याद भी नहीं है, मान लो मेरे को कोई रूल भूल गया मैं, लेकिन क्वेश्चन हम कर देते हैं, एक सेंस आ जाती है कि यार ये तो गलत होगा, ये सही नहीं हो सकता। जैसे मैं बोलूं एक सेंटेंस, वी हैव एनफ वाटर, मुझे पता है यार ये सेंटेंस ना मैंने सुन रखा है, सही है, और मैं बोलूं वी हैव वाटर एनफ, तो मुझे अपने आप सेंस आ जाए, वाटर एनफ तो कभी पढ़ा ही नहीं है हमने। तो द मोर यू रीड, द मोर योर कंसेप्ट गेट क्लियर, ठीक है। जितना पढ़ोगे उतने कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतनी इन वर्ड्स की, इन ग्रामर के रूल्स की रिवीजन होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक बार तुमने पढ़ लिया, आइडिया ले लिया कि सर ने बताया था एडजेक्टिव बाद में आएगा, नाउन पहले बाद में आएगा, एडजेक्टिव पहले आएगा, या बोथ किसके लिए आता है, नीदर किसके लिए आता है, नीदर के बाद अगर ऑफ द लगाया तो प्लूरल नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। एक बेसिक आइडिया ले लिया तुमने एग्जाम के लिए। लेकिन जितना जो बच्चा रीड करेगा ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ टीचर्स ऐसे हैं, दे स्पीक गुड इंग्लिश, दे डोंट नीड टू नो द रूल्स ऑफ इंग्लिश, नेचुरली बोलते हैं। कुछ लोग हैं नेचुरली अच्छा बोलते हैं, हो सकता है उनको रूल्स ना पता हो किसके बाद क्या आएगा, हो सकता है वो पढ़ा ना पाए चीजों को, लेकिन रूल्स पता है। द मोर यू रीड ना, वो ज्यादा पढ़ते हैं चीजों को। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, एक एनवायरमेंट में रहना, अपने इंग्लिश के एनवायरमेंट में रहना, तो अपने आप इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है, तो उनको सेंस पता चल जाता है। अगर वो इंग्लिश का पेपर भी देंगे ना, किसी बंदे ने रूल्स नहीं पढ़े हैं और उन्होंने रूल्स के अकॉर्डिंग ग्रामर नहीं पढ़ी और वो पेपर देने, फिर भी मार्क्स अच्छे ले लेंगे वो, क्योंकि उनको सेंस पता है यार ये गलती हो गया, ये गलती हो गई। हाँ, कुछ चीजों में वो जैसे ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ है, ये रूल्स पता होने चाहिए, वो भी वहां गलती कर सकते हैं। ए नंबर ऑफ के बाद बॉयज आएगा, हो सकता है वो गलत कर दें। तो कुछ चीजों में रूल्स पता होने चाहिए बेसिक ग्रामर के, जो ये रूल्स हम पढ़ा रहे हैं,
बाकी तुम जितना पढ़ोगे उतना होते जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, मैनी और मच। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, इनडेफिनाइट प्रोनाउन, जिसका हमें आइडिया नहीं है। जैसे बोथ का हमें नहीं पता कौन कौन, ऑल का हमें नहीं पता एग्जैक्ट कितने हैं, समवन, समबडी, नोबडी, सेवरल, एनफ हमें नहीं पता कितने हैं, इनडेफिनाइट है वो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन कौन से थे, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन थे। डेमोस्ट्रेटिव में कौन कौन से थे, दिस, दैट, दीज, दोज। पर्सनल में कौन कौन से थे, टेबल की पहली दो लाइन। पोजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से थे, टेबल की लास्ट वाली लाइन। उसके बाद रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में कौन कौन से थे, सेल्फ वाले। एम्फेटिक प्रोनाउन वो था जिसमें सब्जेक्ट पे जोर दिया जाता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट को रेफर बैक करता है, ठीक है। अब देखो मैनी, अब आता है हमारे पास मैनी एंड मच। देखो कहीं भी मैंने लिख रखा है ना संख्या में बहुत, संख्या का मतलब है वो काउंटेबल है नंबर्स में। जहां मात्रा लिख रखा है वो क्या है, अनकाउंटेबल, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अब अगर मैनी आता है, संख्या की बात हो रही है, तो उसके बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन। और वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब। जैसे मैनी बुक्स आर, मैनी आ गया तो प्लूरल नाउन आएगा बुक्स, और वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल। अब मान लो उधर लिखा होता मैनी बुक आर, तो क्या ये सेंटेंस सही होता, मैनी बुक आर गलत होता है, क्योंकि मैनी के बाद क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन, अगर वो संख्या की बात कर रहा है। मैनी संख्या की बात करता है, मच होता है क्वांटिटी। मैनी हमेशा काउंटेबल होता है, मच अनकाउंटेबल के लिए आता है, ये ध्यान रख लेना, क्लियर। अब देखो मैनी ए, अगर बीच में मैनी और मैनी के बीच में और नाउन के बीच में ए आ गया या एन आ गया, वो अकॉर्डिंग टू आएगा वो साउंड के, कहीं पे एन लगता है कहीं पे ए लगता है। तो अगर ए और एन लग गया मैनी के और उसमें, तो सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। अब तुम्हें पेपर में कौन सा याद करना है, तुम्हें ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें पता होगा मैनी बॉय तो नहीं होगा भाई, मैनी बॉयज आएगा, नॉर्मल है, प्लूरल आएगा। तुम्हें ये वाला याद करना है, पेपर में यहां वो क्या करेगा, बीच में ए और एन डाल देगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए मैनी वाला जो रूल सर ने बताया था ना कि प्लूरल नाउन आएगा प्लूरल वर्ब आएगी, उसको तुरंत चेंज करते हैं और सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब कर देते हैं अगर बीच में मैनी के बाद ए आ गया। अब देखो मैनी ए मैन हैज, मैनी ए मैन हैज, क्या ये सेंटेंस सही है, सही है, वेरी गुड, गलत है ये सेंटेंस। मैनी के बाद ए आया तो सिंगुलर आएगा, एम ई एन प्लूरल होता है, एम ए एन आएगा। इस एक अक्षर से देख लो, एक लेटर से कितना चेंज हो गया, पूरा सेंटेंस गलत हो गया। तुमने मैन तो पढ़ लिया, मैंने यहाँ पे एम ए एन था वहां एम ई एन कर दिया था, तुमने ये नहीं देखा सर ने प्लूरल बना दिया वहां पे। तो इतना कंसंट्रेशन से पढ़ना होता है हमें कि अगर कोई पेपर में यही कंसंट्रेशन चाहिए, एक एक वर्ड को रीड बिटवीन द लाइंस लाइक दिस, है ना, ठीक है, डन। अब चलते हैं मच, मच होता है मात्रा में पर्याप्त। अनकाउंटेबल है तो इसके बाद ऑब्वियसली एस और यस नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन में तो मिल्क में मिल्क होता ही नहीं है, वोटर का वोटर्स हो ही नहीं सकता है, तो सिंपल वो रहेगा। और फिर मच बोए होगा नहीं, क्या मच बोए होगा, मच बोए, मच बुक होगा क्या, ये नहीं होगा, क्योंकि ये काउंटेबल है। और मच किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, मिल्क के लिए मच आएगा, वोटर के लिए मच आएगा, जो अनकाउंटेबल है जिसको हम गिन नहीं सकते उनके लिए मच आ जाएगा, और जो गिन सकते हैं उनके लिए क्या आएगा, मैनी। और मैनी के बाद बीच में अगर ए और एन नहीं है तो प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। अगर उसके बीच में ए है तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, क्लियर। अब मच ऑफ आ जाए, मान लो मच ऑफ द वोटर, मच ऑफ द बुक, तो अगर नाउन आता है, अगर मच के साथ ऑफ आ रहा है, मच के साथ क्या आ रहा है, ऑफ, मच ऑफ द वोटर या मच ऑफ द काउंटेबल नाउन भी आ सकता है फिर। वैसे मच के साथ नॉर्मल में क्या आता है, अनकाउंटेबल, लेकिन बीच में अगर ऑफ है तो काउंटेबल भी आ सकता है। मच ऑफ द बुक मतलब उस बुक का बहुत सारा हिस्सा, वो हिस्से की बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन आएगा सिंगुलर ही, देखो, क्लियर। और इस पे से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में इस वाले कंसेप्ट में, मेनली यही ध्यान रखना है। वो क्या करेगा, मच के साथ काउंटेबल नाउन दे देगा, मच बोए, तो तुम्हें गलत करना है। मैनी के साथ क्या करेगा वो, मैनी वोटर दे देगा, तो वो तुम्हें गलत करना है। तुम्हें पता होना चाहिए मैनी के साथ तो ये बॉयज आएगा, मच के साथ वोटर आएगा, ये करेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट।
अब है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशन, एक दूसरे के साथ रिलेशन। ये उससे रिलेटेड है, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। दो ही होते हैं इसमें, बहुत इजी है। एक ईच अदर, एक वन अनदर। कौन कौन से होते हैं? कहीं भी अगर ईच अदर और वन अनदर दिखे तो इट मींस वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। कहीं भी मच, मैनी, एनफ, सेवरल ये दिखे तो वो इनडेफिनाइट प्रोनाउन है। कहीं भी आइदर, नाइदर दिखे तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। कहीं भी अगर क्वेश्चन पूछ रखा हो, हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड हो और क्वेश्चन पूछ रखा हो तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। कहीं भी पहली दो लाइन दिखे टेबल की, पर्सनल प्रोनाउन है। लास्ट लाइन दिखे पॉजेसिव प्रोनाउन है। ऐसे याद कर लो सिंपल कि यार हमें वन अनदर, ईच अदर दिखेगा तो हम उसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन मान लेंगे। क्लियर? ईच अदर आता है कितने के लिए? कितने के लिए? दो के लिए। कितने के लिए? टू के लिए। आइदर कितने के लिए? टू के लिए। नाइदर कितने के लिए? टू के लिए। बोथ कितने के लिए? टू के लिए। और वन अनदर आता है मोर देन टू के लिए। कितने के लिए? अब देखो, टिम एंड, कोई भी नाम ले लो, टिम एंड ये लिख लेना कुछ, टिम एंड नकुश हेट। अब यहां पे ईच अदर आएगा या वन अनदर आएगा? ईच अदर, क्योंकि दो की बात हो रही है, टिम की और नकुश की, तो एक दूसरे को नफरत करते हैं, ईच अदर। ऐसे समझना है। पेपर में क्या करेगा, वो दो देगा, दो का हिंट देगा तुम्हें खुद ही कि ये दो की बात हो रही है, वो वन अनदर कर देगा। तो तुम्हें माइंड को एक्टिवेट रखना है कि भाई दो की बात है। अगर पेपर में क्या करेगा, वो नन दे देगा, दो की बात करेगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए नीदर आएगा। पेपर में क्या करेगा, वन अनदर दे देगा लेकिन दो की बात करेगा, तुम्हें पता होना चाहिए ईच अदर आएगा। और ये ना जितना बार बार रिवाइज करोगे, जितना बोलोगे कि ईच अदर दो के लिए, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए, नीदर दो के लिए, नन दो से ज्यादा के लिए, इधर दो के लिए, ऑल दो से ज्यादा के लिए, जितना बोलोगे वो दिखेगा। जितना नहीं बोलोगे, रिवाइज नहीं करोगे, कुछ नहीं दिखेगा फिर पेपर में। सब एक जैसे लगेंगे तुम्हें, वट वुट सब। तो ऐसा लगेगा सारे बराबर से ही है, मच मैनी सब, क्या फर्क पड़ता है, मच के साथ अनकाउंटेबल है, मैनी के साथ काउंटेबल है, क्या फर्क पड़ता है। मच के साथ तुम बॉयज लगा दोगे, मैनी के साथ वोटर लगा दोगे, कुछ भी लगा दोगे तुम, अगर बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो। अब देखो मैं बोलता हूं, द रेजिडेंट्स ऑफ दिस कॉलोनी डू नॉट, एक एग्जांपल अपनी तरफ से बनाया मैंने, कोऑपरेट विद ईच अदर आएगा, वन अनदर आएगा? क्या आएगा? द रेजिडेंट्स ऑफ दिस कॉलोनी डू नॉट कोऑपरेट विद ईच अदर या वन अनदर? वन अनदर, क्योंकि रेजिडेंट्स बहुत सारे होंगे उस कॉलोनी में, बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, दो से तो ज्यादा ही रह रहे होंगे, तभी तो कॉलोनी बनेगी। तो वन अनदर, ईच अदर नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पे मैंने डू लगाया क्योंकि रेजिडेंट्स प्लूरल है, इसका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो डू। सिंगुलर होता तो डज आ जाता। और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है? नोट। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नोट लगा दो। सारा सीक्वेंस बन रहा है अब तक जो पढ़ रहे हैं, वो चीजें तुम्हें दिखने लगेंगी धीरे धीरे। ये सिंगुलर है, प्लूरल है, दोनों दोनों मिला के प्लूरल। प्लूरल के बाद वर्ब, जो वर्ब होती है उसमें एस और एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनती है। तो अगर प्लूरल वर्ब चाहिए, एस और एस नहीं लगाएंगे, तो मैंने हेट में हेट्स नहीं किया उसका। अगर ये होता है नकुश, अगर अकेला होता तो मैं हेट्स करता, हेट्स टिम। नकुश उसको हेट करता है तो मैं हेट्स करता, ठीक है। अगर वो सिंगुलर होता, सिंगुलर में वर्ब में एस और एस लग के सिंगुलर बन जाएगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपना रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में हु, whom, which, that, what। अब ध्यान से समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट एक तो एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव है, और एक इंपॉर्टेंट है रिलेटिव प्रोनाउन। क्योंकि देखो ये दैट तुम्हें दिख रहा है, ये कहां पे दिखा था तुम्हें, पहले प्रोनाउन पढ़ रहे थे हम डेमोस्ट्रेटिव में, डेमोस्ट्रेटिव में भी दिखा था, सेम दिखने में था, THEAT वहां भी था, सेम ही है। उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, चलने दो, फिर 10 मिनट्स और कंप्लीट करना है चैप्टर। दैट दिखा था, किसमें था ये? डेमोस्ट्रेटिव में। हु है जो, वो तुम्हें इंटेरोगेटिव में भी दिखेगा। किसमें दिखेगा?
इंटेरोगेटिव में जब वो क्वेश्चन पूछेगा, और ये रिलेटिव में भी आते हैं। अब तुम्हें समझना है रिलेटिव और उसमें डिफरेंस क्या है, कैसे पता लगाएंगे ये दैट डेमोस्ट्रेटिव वाला है या रिलेटिव वाला है, ये हु इंटेरोगेटिव वाला है या रिलेटिव वाला है। क्लियर? देखो ध्यान से, देखो रिलेटिव में वो जब तुम हिंदी करोगे, जो जिसे जिसने जिसको इस टाइप की हिंदी करके देगा, जब तुम उनको कनेक्ट करोगे, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर है तो यहां पे दिस इज द बॉय, यह वो लड़का है, हु लिव्स बिहाइंड द हाउस, जो कि क्या रहता है बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के बाहर रहता है। यहां पे क्या हु क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है? नहीं, सिंपल बता रहा है ये वो लड़का है, इस लड़के को ही क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। और हिंदी करके देखेंगे तो जो की हिंदी आएगी, यह वो लड़का है जो मेरे घर के, द बॉय जो लड़का, जो हु इज सिटिंग देयर इज माई ब्रदर, जो वहां बैठा है मेरा ब्रदर। तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है ये नहीं पूछ रहा। अगर यही होता हु इज योर फ्रेंड, अब यहां पे हु क्या आता, इंटेरोगेटिव। अब क्वेश्चन पूछ रहा है तुम्हारा दोस्त कौन है, और क्वेश्चन का कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर WH वर्ड लगेगा। यहां पे सब्जेक्ट से पहले कुछ अलग रहा है हेल्पिंग वर्ब, नहीं, हेल्पिंग वर्ब बाद में ही आ रही है, ठीक है, सब्जेक्ट पहले आएगा। इसमें भी सब्जेक्ट पहले आ रहा है, बोए, बोए की बात हो रही है तो उसके बाद हु लग रहा है। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव होता तो हेल्पिंग वर्ब के पहले आता और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। कंसेप्ट क्लियर? उसके बाद है हमारे पास विच भी वही है, जो जिसे, प्रेपोजिशन के बाद विच आता है, सेलेक्टेड यूज थिंग्स और पर्सन के लिए यूज होता है, सिंपल। उसके बाद हुम है, हुम पर्संस के लिए यूज होता है, थिंग्स के लिए यूज नहीं होता, और ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा अगर लगाना है तो हु नहीं लगाएंगे, हुम लगाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो प्रेपोजिशन है, दिस इज द बॉय ऑफ हुम, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो जिसे जिसनो जिसके इस टाइप से आएगा तो वो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हुम लगेगा, हु नहीं लगेगा। दिस इज द बॉय हुम आई स्पीक ऑफ, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यहां बन रहा था दिस इज द बॉय हु लिव्स बिहाइंड मी, जो वहां पे जिसके बारे में, मतलब एक ऑब्जेक्टिव टाइप केस आ रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, क्लियर। अब देखो प्रेपोजिशन के तुरंत बाद हमेशा हुम लगा देंगे, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्टिव केस हुम हो जाएगा जनरली, मतलब जैसे भी है। उसके बाद दैट, अब दैट हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। डेमोस्ट्रेटिव तब होगा जब वो इशारा करेगा, दैट इज माई बुक, दैट इज माई पेन। लेकिन अगर इशारा नहीं कर रहा, जो की सेंस दे रहा है, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, जब सेंटेंस में उसको सब्जेक्ट को कनेक्ट करेगा, वो रिलेट करेगा। क्लियर? जैसे कि ये हो गया, मतलब अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हु, व्हाट, विच, हुज ये आ जाएंगे, जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो क्वेश्चन पूछेंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कितने होते हैं? टू, ईच अदर, वन अदर। रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेट करें। अब तुम्हें मान लो WH वर्ड पे, हु वर्ड पे अंडरलाइन कर रखा है, तो तुम्हें माइंड में यह क्लिक करना चाहिए कि सर ने बताया था ये WHO, तो भाई रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव भी। अब मैं देखता हूं क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अगर ये उसको रिलेट कर रहा है, जो की सेंस दे रहा है, जिसने की सेंस दे रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ऐसे ही दैट का सर ने बताया था, उस पे ना क्वेश्चन दे रखा है और दैट लगा रखा है कि भाई ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है और ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर जो की हिंदी दे रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन, और अगर वैसे दैट आ रहा है कि यह की हिंदी दे रहा है, यह मेरी बुक है, वह मेरी बुक है, तो क्या नाम है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और ये तो बहुत इजी है तुम्हारा, जैसे हु टुक माई बैग, मेरा बैग किसने लिया, हेल्पिंग वर्ब से, मतलब मेन वर्ब से पहले जर्नल क्वेश्चन पूछ रहा है ये, इसमें हेल्पिंग वर्ब का नहीं होता है, हु में जर्नल मेन वर्ब भी आ सकती है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ये व्हाट, हु, ये सारे क्या हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जो क्वेश्चन पूछे। क्लियर? अब मैं एक बार सारे प्रोनाउन तुम्हें रिवाइज करवा देता हूं, लास्ट स्लाइड है हमारी, तुम्हारा प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसको रिवाइज कर लेना। सबसे पहले हमने देखा था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता है जो पर्सन्स के लिए यूज होता है, जो टेबल की फर्स्ट 2 लाइन, पहली लाइन है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। सेकंड लाइन है आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। ये पहले 2 लाइन है पर्सनल प्रोनाउन। देन वी हैव रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन।
दोनों सेल्फ वाले पैटर्न है। अगर कहीं भी सेंटेंस में सेल्फ आ रहा है या तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। अगर वो जोर दे रहा है सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट को जस्ट रेफर बैक कर रहा है, सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, रेफर बैक कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो खुद ही की सेंस दे एम्फेटिक प्रोनाउन। आई माई सेल्फ डिड दिस, मैंने ये खुद ही किया। जो खुद को, खुद के लिए उस टाइप की सेंस दे तो वो खुद से, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। अब आ गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव, आइदर, नाइदर, नन। आइदर दो के लिए, नाइदर दो के लिए, नन दो से ज्यादा के लिए, एनीवन दो से ज्यादा के लिए, इस टाइप से। डेमोस्ट्रेटिव जो डेमोस्ट्रेट करता है, दिस, दैट, दिस, दोस, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए। अगर दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है अगर जो की हिंदी करके दे तो। उसके बाद इंडेफिनाइट, जिसका हमें एग्जैक्ट ना पता हो कि भाई एवरीबॉडी, समबडी हैज स्टोलन माय, मेरे किसने चुराया है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, तो इनडेफिनाइट प्रोनाउन। देन रेसिप्रोकल में दो हो गए, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर दो के लिए, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन जो कनेक्ट करता है, ये हु, हुम, ये सारे इंटेरोगेटिव में भी आ सकते हैं और रिलेटिव में भी आ सकते हैं। तुम्हें वो देखना है कि क्वेश्चन पूछ रहा है तो किसमें आएंगे, इंटेरोगेटिव। और जर्नल रिलेट कर रहा है जो जिसे जिसने हिंदी दे रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर? So today we have completed our pronoun chapter. That is very important. That is the most important topic and most hard topic of English grammar. You will get many questions in the various competitive exam from this chapter. So thank you for watching us videos. Thank you and have a nice day.